मुझे तो वर्षों हो गए राम संस्कृति की खोज करते हुए और इसके प्रचार प्रसार करते हुए। मैं बचपन से ही मेरा संकल्प था, लेकिन सरकारी सर्विस में मुझे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का भी सहयोग मिला। इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी मुझे ये दायित्व दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो रामायण सर्किट है, उसके चेयरमैन का दायित्व मेरे पास आ गया। हमने राम जी के रामत्व पर तो ध्यान दिया, लेकिन वो भी पूर्णतः नहीं, और राम जी की लीला भूमि को तो हम पूरी तरह भूल गए। लीला भूमि अर्थात उनका कर्म क्षेत्र। रामायण पढ़ने से राम जी के बारे में सारी बातों का पता नहीं चलता, लेकिन यदि हम उनके कर्म क्षेत्र में जाएं तो राम जी के रामत्व, राम जी की मर्यादा, राम जी की जो भी जीवन का उद्देश्य था, वो सब हमें पता चलता है। हमने लगभग 51 वर्ष हो गए ये शोध कार्य करते हुए। अभी तक अयोध्या जी से जनकपुर तक 41 स्थल मिले हैं, और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक आने जाने के 290 स्थल मिले हैं। हमारा प्रयास है कि ये स्थल भारतीय संस्कृति के शक्ति पुंज के रूप में जागृत हों, ताकि राम संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ एक मानव धर्म की जो बात होनी चाहिए वो भी पूर्णतः लागू हो सके। इन स्थलों को धीरे धीरे हम जागृत कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये स्थल धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इन स्थलों से हमारे वनवासी बंधु विशेष रूप से अपनी जड़ों से जुड़े हैं। यदि ये स्थल लुप्त हो गए तो भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए अभी तक हम 16 बार पूरी यात्रा कर चुके हैं। इन सब स्थलों पर मार्गदर्शक चिन्ह लगाए हैं। इन सब स्थलों पर भगवान राम के चरण चिन्ह स्थापित किए हैं। हमारे 3 सीरियल आ चुके अभी तक। आखिरी सीरियल हमारा जय जय चरण पड़े रघुवर के आस्था चैनल पर आया था। उससे पहले श्रद्धा A to Z और सौभाग्य मिथिला पर आया था, और उससे पहले एक जी न्यूज़ का होता था, जी जागरण, उस पर हमारा धारावाहिक आया था। अब हमारा प्रयास है कि इन स्थलों को राम जी के मार्ग बने। अयोध्या जी से जनकपुर तक श्री राम विश्वामित्र मार्ग बने, और जनकपुर से अयोध्या जी तक राम जानकी मार्ग बने, जो सरकार ने घोषित कर दिया है, और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक श्री राम वनगमन मार्ग बने। इसकी हम सरकार से मांग करते हैं। हम ये सब कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात और अनुभव हो रही है कि राम जी की संस्कृति को अभी भी लोग उपहास करते हैं। हमारे शोध के अनुसार, वाल्मीकि जी के अनुसार, रामायण काल में आज के विज्ञान से कहीं ज़्यादा उन्नत विज्ञान था। आज से कहीं ज़्यादा घातक अस्त्र शस्त्र थे। आज से कहीं ज़्यादा विमान उन्नत थे, लेकिन हम लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे, और ये हमारा अपना एक दुर्भाग्य है हिंदू संस्कृति का। अब हमने संकल्प किया है कि अयोध्या जी में अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय की स्थापना हम लोग करेंगे। उसके लिए हमने 3.25 एकड़ जमीन अयोध्या जी में सरयू जी के किनारे 14 कोसी परिक्रमा पर खरीद ली है, और निकट भविष्य में उसका शिलान्यास होने वाला है। उसमें क्या होगा, हमने विशेषज्ञों की, वैज्ञानिकों की, सेना के अधिकारियों की, और ज्योतिषियों की, पुरातत्ववेताओं की, और जो भूगर्भ विज्ञान को जानते हैं, उन सब की हम लोग ने विशेषज्ञों की टीमें बनाई। उसमें रामायणकालीन अस्त्र शस्त्र जो हैं उनका वर्णन होगा। इसके लिए 2 लेफ्टिनेंट जनरल हमारे इस काम पे लगे हैं, और ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा उसके संयोजक हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि रामायण काल में 157 प्रकार के हथियारों का उपयोग हुआ। आज उनमें से 155 प्रकार के हथियार या तो बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया में हैं, लेकिन 2 हथियार ऐसे हैं जिसको बनाने में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हाथ उठा दिए। एक तो वो था जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था, जिसका रिमोट कंट्रोल भगवान विष्णु के हाथ में होता था, और वो घूमता हुआ सब चीज़ों को ध्वस्त कर सकता था।
वो नहीं बना पाया। मुझे जानकारी मिली है कि फ्रांस ने वैसे बनाने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसी तरह राम जी का एक अस्त्र बाण छोड़ा और वो लक्ष्य का भेदन करके वापस उनके तरकस में आ जाता था, ये दुनिया का कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं बना पाया, जबकि इसकी नितांत आवश्यकता दुनिया भर को है। इसी तरह राम जी के वंशज कहाँ हैं, किस नाम से हैं, उस पर हम शोध कर रहे हैं। रामायण कालीन पुष्पक विमान सचमुच था और हमारे एक जो शोधार्थी हैं उनको भारद्वाज संहिता और अगस्त संहिता के कुछ अंश मिले हैं, तो उसका आकार प्रकार कैसा था पुष्पक विमान का, वो सब चीज़ वो लोग तलाश कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे एक मित्र हैं बंगलोर में, वो मेरे ख्याल भारत के सबसे बड़े कॉइन कलेक्टर हैं। उन्होंने कहा है कि राम जी से संबंधित जितने सिक्के हैं, जितने नोट हैं या जितने भी डाक टिकटें हैं, वो सारी की सारी हम वो देने वाले हैं। वास्तव में वो अद्भुत संग्रह होगा, बहुत महंगा है, करोड़ों रुपए का है, लेकिन हमें वो भेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार रामायणकालीन भूगोल क्या था, सामान्यतः प्रचार एक हो गया है, श्रीलंका को ही लोग लंका मानने लगे हैं। अब तो अनेक लोग जब राम जी की बात करते हैं तो कहते हैं राम जी श्रीलंका तक कैसे गए। भाई वो श्रीलंका तक नहीं गए, वो लंका तक गए थे। रामायणकालीन लंका अलग है और श्रीलंका अलग है। मैं थोड़े संक्षेप में बता दूं, ये इसका हमारा जो पुराणों में भूगोल का वर्णन किया है उसमें ये पहले तामद्वीप था। तामद्वीप से सिंघल द्वीप हुआ, क्योंकि सिंघली यहाँ बहुत थे, और सिंघल द्वीप से सिलोन बना, तो सिलोन से श्रीलंका बना। अब सोचिए, क्या किसी भी देश के सामने श्री है? कोई श्री जापान कहता हो, कोई श्री यूएसए कहता हो, तो ये सिंघल द्वीप और लंका ये हमारे पुराणों में, महाभारत में, रामायण में सभी जगह ये अलग अलग बताए गए हैं। लेकिन एक प्रचार बस एक भ्रम पैदा कर दिया गया कि श्रीलंका ही रावण की लंका है। हम उससे सहमत नहीं हैं। हमारे एक भूगोल वेता हैं जो इसका शोध कर रहे हैं, रामायणकालीन भूगोल क्या था। उसका आधार है, जब वानर सेना माँ सीता की खोज के लिए गई तो सुग्रीव जी ने पूरे विश्व का इतिहास बताया है कि किस किस दिशा में क्या क्या है। उसके आधार पर हमारा वो शोध कार्य चल रहा है। इस तरह से हमारे अनेक प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो रामायणकालीन संस्कृति को उजागर करेंगे, रामायणकालीन विज्ञान को उजागर करेंगे, और एक बहुत बृहद ग्रंथागार होगा जिसमें विश्व की सभी रामायण, सभी भाषाओं की और रामायण से संबंधित जितना भी साहित्य है हम प्रयास करेंगे कि वो सारा उसमें हम लोग उपलब्ध करा सकें। बंधुओं, हम यहाँ आज आए हैं, हम यहाँ हरियाणा की सभी कार्यकर्ता यहाँ आमंत्रित किए गए हैं और मुझे आशा है 100 से अधिक कार्यकर्ता कल यहाँ हरियाणा के उपस्थित रहेंगे। हरियाणा में राम संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हो, इसका हम मंथन करेंगे और एक संगठन की रचना करेंगे जो केवल हरियाणा को ध्यान में रखकर राम संस्कृति का प्रचार कर सकें। मित्रों, मैंने संक्षेप में आपको बातें बताई हैं। यदि कोई बात स्पष्ट रह गई हो, कोई बात अधूरी रह गई हो या मेरे से भूल हो गई हो कहीं, तो आपको मैं इस बात के लिए स्वागत करता हूँ। कोई बात हो तो मैं इसे आप पूछ सकते हैं। कल का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, क्या कुछ उसमें कार्यक्रम में आयोजन होगा कल का? तो हाँ, इसके लिए जगदीश जी सबको मेरा प्रणाम। कल का जो प्रोग्राम है सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ पे जो रामता शर्मा जी ने जो 290 जगह का शोध किया गया है उनकी यहाँ प्रदर्शन लगाएंगे। सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारी 11 बजे एक मीटिंग होगी पूरी हरियाणा प्रदेश की, जिससे कि हमें इस जो संग्रहालय बनेगा या जो शोध की जगह हैं इनके बारे में पूरे प्रदेश को कैसे हम जागृत करें, घर घर में कैसे प्रचार पहुँचाएं। उसके बाद 3 बजे हमारे एक फिल्म बनी हुई है 290 जगहों की, उसके ऊपर कल हम यहाँ पे एक फिल्म भी दिखाएंगे कि जहाँ जहाँ पग पड़े श्री राम के, चाहे वो मतलब जनक हो, अयोध्या से जनक की है, और अयोध्या से रामेश्वरम तक की जो यात्रा है 290 स्थलों की, उसकी भी कल को हम यहाँ फिल्म दिखाई जाएगी। डॉक्टर साहब,
पहली बात तो ये पहले माना जाता कि राम, पहले अनेक लोग कहा करते कि राम जी काल्पनिक हैं। हमारी इन शोध यात्राओं के कारण अब राम जी हमारे ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध हुए हैं। दूसरी बात, राम जी ने अपने जीवन में जो कुछ किया, राम जी ने जो मर्यादाएं स्थापित की, जो दुष्टों का दलन किया, उनका उद्देश्य था निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पंकीन। जिस तरह से हिंदू समाज अब लिजलिजा हो गया है, फुसफुसा हो गया है, तो हम चाहते हैं हम राम की संस्कृति में केवल राम का पूजन नहीं करें, हम राम स्वयं राम बन के राम का कार्य करें। हमने सब जगह सुना है राम से बड़ा राम का नाम, लेकिन हमारा कहना है राम से बड़ा राम का नाम, नाम से बड़ा राम का काम। राम जी ने अपने जीवन में जिस तरह के कार्य किए, जिस तरह के त्याग की एक बड़ी उच्च कोटि की उन्होंने एक स्थापना की, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पंकीन तो किया ही, लेकिन निशाचरों के साथ, राक्षसों के साथ, यानी अपने शत्रुओं के साथ किस तरह उन्होंने सौहार्द का परिचय दिया, किस तरह उन्होंने परिवार को माना, किस तरह उन्होंने समाज को माना, किस तरह से उन्होंने दुष्टों का भी भला किया, ऋषियों का जिस तरह उन्होंने सम्मान किया, उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो हम चाहते हैं राम जी का ये जो भाव है ये घर घर तक पहुंचे, राम जी की संस्कृति घर घर तक पहुंचे, ताकि ये जन कल्याण हो। और एक बात और बता दे बंधु, राम जी केवल हिंदुओं के नहीं हैं, राम जी मानवता के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने राक्षसों से भी मित्रता की, उन्होंने वानरों से भी की। अब हम जिनको बंदर भालू कहते हैं, मेरी दृष्टि में वो बंदर नहीं थे, वो वानर थे। वानर वन नर से बना है, जो वन में रहने वाले नर थे उनको वानर कहा जाता था। और रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि वो पुरुष थे। तो उन्होंने वन नर वानरों का जिस तरह से उन्होंने मतलब उद्धार किया, उनको जीवन जीने के योग्य बनाया, हम चाहते हैं कि राम जी की वो सब चीजें समाज में जाएं, ताकि इस समाज का, इस विश्व का, इस मानवता का कल्याण हो सके। ये हमारा उद्देश्य। देखिए, चित्रकूट हमारी दिल्ली में भी है, हो सकता है अयोध्या नाम की गली को यहां भी हो। तो जब कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है और अच्छी घटना होती है, तो सभी लोग उससे अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। विदेशों में जो कुछ हमारे साथ इस तरह की बातें, धारणा आ रही है, उसके पीछे कारण ये है कि अंग्रेजों ने जब हमारे पूर्वजों को मजदूरों के रूप में पूरे विश्व में भेजा, तो वो सब अपने साथ साथ रामायण की पोथी ले गए थे। और चूंकि वो राम भक्त थे, बिना राम के वो रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पूरी अयोध्या, पूरी लंका, पूरा जनकपुर अपने अपने यहाँ बसा लिया, स्थापित कर लिया। अब निकट भविष्य में वो क्या करेंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वास्तविक तो यही है। उसके पीछे एक और मैं वैज्ञानिक कारण बताता हूँ। अपने एक इनकम टैक्स में ही सीबीडीटी की मेंबर रही है पहले, उन्होंने वाल्मीकि जी ने जो कुछ वर्णन किया ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से, कि कौन सी घटना घटी, तब कौन सा ग्रह किस राशि में था, वो सारी घटनाएं भारत में ही घटित होती हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। इसलिए वो कहते हैं, तो हम उनके भाव का सम्मान तो करते हैं, लेकिन हम उनकी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। हम उनका बड़पन मानते हैं कि वो राम से इतने जुड़े हैं कि राम के बिना रह ही नहीं सकते। हम उनका सम्मान करते हुए अपनी बात रखते हैं कि वास्तविक जो घटना है वो इसी भारत भूपल ही मालदीव के मालदीव और मेडागास्कर के बीच में कहीं होनी चाहिए, जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण समुद्र में समा गई है। जिस तरह से द्वारका आज मिली है, उसी तरह कभी ना कभी वैज्ञानिक लंका को भी खोज पाएंगे। और मैं आपको अच्छी खबर दे दूं, जो हमारा शोधार्थी खोज कर रहा है रामायण कालीन भूगोल की, वो लंका की भी खोज कर रहा है, और उधर लंका पाए जाने के सारे प्रमाण हैं, लेकिन वास्तविक लंका कहाँ है ये अभी तक हम नहीं खोज पाए। फिर राम सेतु गलत है? राम सेतु गलत नहीं है, लेकिन जैसा रामायण में लिखा, उस सेतु की लंबाई चौड़ाई कितनी थी
दूरी कितनी थी ये उसका भाग हो सकता है, लेकिन केवल यही राम सेतु हो ऐसा मानना मैं समझता हूँ उचित नहीं हो। रामायण में मतलब तो हमारे शास्त्रों में आता है कि रावण की लंका 0 डिग्री पर थी। रावण की लंका भारत से 100 योजन दूर थी। 100 योजन मतलब क्या? 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 2 मील, 1 मील में 1.56 किलोमीटर, तो 1250 किलोमीटर होनी चाहिए। ये तो मुश्किल से कोई 32-33 किलोमीटर दूर है। फिर श्रीलंका के नागरिक अपने आप को राक्षस नहीं मानते। वहां सोने की लंका थी, सिंघली मानते हैं, सिंघली मानते हैं, सिंह सोने की लंका थी, वहां सोना नहीं मिलता। फिर वाल्मीकि जी ने राक्षसों के रंग, रूप, आकार, प्रकार, आंख, नाक, ओठ आदि का वर्णन किया है। वो सब हबसियों से मेल खाता है, श्रीलंका वालों से नहीं खाता। रावण की संस्कृति स्त्रियों के बारे में इतनी क्रूर थी, इतनी क्रूर संस्कृति थी रावण की, मतलब विचारधारा थी। श्रीलंका में तो स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है, लेकिन उस देश में जहां मैं कह रहा हूं मेडागास्कर, और उस देश में आज भी मानव भक्षी लोग रहते हैं। मानव भक्षी राक्षस है, आज भी मानव भक्षी और स्त्री के प्रति बहुत ही क्रूर दृष्टिकोण अपनाने वाले वो लोग वहां आज भी। समय आएगा कभी ना कभी रावण की लंका को